जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 अप्रैल 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ और उसका बेसिक दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मैं खुद अभी व्यक्तिगत कारणों से काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, और दूसरा कारण यह है कि अभी कई सारे लोगों का एग्ज़ाम है। मसलन 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 8 मई को। बिहार में ही सीडीपीओ का एग्ज़ाम प्रस्तावित है 15 मई को। यूपीएससी प्रीलिम्स है 5 जून को और उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स है आपको 12 जून को। तो जून तक सारे एग्ज़ाम है, 12 जून को लगभग सारे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से डिटेल से एनालिसिस फिर से शुरू करेंगे। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप अन्य स्टेप में जा ही नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग प्रीलिम्स में फोकस कीजिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, ये अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी हम लोग यानी वीक में 1 दिन या 2 दिन हम लोग यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे। आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आज डिटेल में चर्चा मैं आपके साथ करूँ। मोदी के कार्यकाल में तेज़ी से घटी देश की गरीबी। अब देखिए, गरीबी को लेकर के अगर ये चर्चा है तो गरीबी को लेकर के यूपीएससी में और बीपीएससी में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, हर जगह मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग गरीबी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी एक अवस्था है, और वह अवस्था है गरीबी जहाँ पे व्यक्ति अपने बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने में असक्षम होता है। सिंपल डेफिनेशन है, गरीबी एक अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति ये अपनी अथवा अपने परिवार की बेसिक आवश्यकता, बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में असक्षम होता है। इसी स्टेज को ही गरीबी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ रही है, या तरह तरह का परसेप्शन आया कि आखिर गरीबी माना कैसे जाए, गरीबी को मापा कैसे जाए, किस आधार पे गरीबी का मूल्यांकन किया जाए। तो गरीबी के मापक को लेकर के भारत में अभी तक टोटल 6 समिति गठन किया गया। सबसे पहला तो योजना आयोग का कार्य समूह ही 1962 में गठित किया गया, और योजना आयोग के जो कार्य समूह है इन्होंने बेसिकली डिसाइड किया कि गरीबी को मापने के लिए हम जो व्यवस्था करेंगे वह यह करेंगे कि 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी जो लोग उपभोग करते हैं ग्रामीण एरिया में, और 2100 कैलोरी जो लोग उपभोग करते हैं शहरी के एरिया में। तो अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी ग्रामीण एरिया में और 2100 कैलोरी शहरी एरिया में अगर उपभोग नहीं कर पाता हो, ये उपभोग करने की नहीं स्थिति में हो, तो ऐसे कंडीशन में उसे गरीब कहा जाएगा। तो इस आधार पे यानी उपभोग के आधार पे गरीबी का डिसीजन लिया गया था योजना कार्य समूह 1962 में, जो वर्तमान तक चल रहा। उसके बाद रथ दांडेकर समिति बनी थी 1971 में, रथ दांडेकर समिति बनी थी। वाई के अलग समिति 1979 में बनी है। लकड़वाला समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछा ही जा सकता है कि लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, तो ये भी गरीबी के मापन को लेकर के है। तेंदुलकर समिति है और रंगराजन समिति है। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सभी समिति का नाम तो आप याद रखिए, लेकिन सभी समिति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक समिति के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, वह है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में गठित हुआ था, और 2009 में अपना रिपोर्ट दिया था। आई थिंक 2004 में शायद गठित हुआ था, 2009 में अपना रिपोर्ट दिया था। अब देखिए, तेंदुलकर समिति इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रंगराजन समिति जो तेंदुलकर समिति के बाद बना था, उनकी रिपोर्ट को अभी तक भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं दिया। तो अभी तक जो हमारे पास गरीबी का रिपोर्ट है या डाटा है या जो मान्यता है, वो हम तेंदुलकर समिति को मानते हैं, भारत सरकार तेंदुलकर समिति को मानती है। और तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में जो गरीबी है वो 21.9% है।
21.9% तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी है। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट डाटा है, लॉजिकल डाटा है, तेंदुलकर समिति की डाटा है, और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को ही भारत सरकार मानती है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब देखिए इस न्यूज़ पे लौटिए। न्यूज़ में ये कह रहा है कि अति गरीबी जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2011 में था 22.5%, 15 में रहा है 19.1% और 2019 में 10% रहा है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कि अति गरीबी वर्ल्ड बैंक के अनुसार रहा, वर्तमान में 2019 में है वो 10% रह गया। जीएसटी स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव, जीएसटी में बड़ा बदलाव हो रहा है, और ये तो पहले भी हमने चर्चा किया है कि क्या बदलाव का इंडिकेशन होने वाला है। अब देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। जीएसटी काउंसिल भारत के संविधान के आर्टिकल 279A में है इसका प्रोविज़न। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 101 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ऑल अदर स्टेट्स या ऑल द स्टेट्स। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन होती है वो बेसिकली फिनांस मिनिस्टर होती है, वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं, और जितने भी राज्य हैं वहाँ के फिनांस मिनिस्टर इसके समिति के सदस्य होते हैं। अब देखिए जीएसटी हमारे पास जो वर्तमान में है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ सामान ऐसा है जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे नमक पे आपको जीएसटी नहीं लगता है। बहुत ही एसेंशियल गुड्स होगा तो उसमें सरकार जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन अन्य जो जीएसटी का स्लैब है वो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। अब ये सरकार डिसीजन ये ले रही है, सरकार ये चाह रही है, और इस बार जीएसटी परिषद में जो है उस बात को रखा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली सर्वसम्मति से डिसीजन हो भी जाएगा कि 5% जीएसटी स्लैब को हटा करके इसकी जगह 8% जीएसटी स्लैब कर दिया जाए। यानी मिनिमम जो जीएसटी स्लैब होगा हमारे पास 5% की जगह 8% होगा, उसके बाद 12% होगा, 18% होगा, 28% होगा। तो इस बात का प्रपोजल रखा जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब देखिए जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 1.42 लाख करोड़ जीएसटी प्राप्त हुआ, जो अभी तक का हाईएस्ट है। इसलिए मार्च 2022 का कलेक्शन याद रख लीजिएगा। इससे पहले अगर आप देखिएगा तो अप्रैल 2021 का हाईएस्ट था, जो था 1.41 लाख करोड़, और मार्च 2022 का हो गया 1.42 लाख करोड़, जो अभी तक का किसी एक महीने में हाईएस्ट जीएसटी प्राप्त अमाउंट है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा ये भी है कि अगर 1% की वृद्धि होती है तो 50 करोड़ हज़ार करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होता है। यानी 5% की जगह अगर हम 6% करेंगे तो हमको 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगा, और 3% अगर हम जीएसटी बढ़ाएंगे तो मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ रुपए हमको अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगा, यानी सरकार को। शाहबाज के पीएम मोदी को चिट्ठी, शांतिपूर्ण संबंधों की जताई इच्छा। ये भी हो रहा है कि हमारे पड़ोस में जो है शाहबाज शरीफ आए हैं, और शाहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी पहले भी मुलाकात इनकी हो चुकी है। जब पीएम मोदी लाहौर गए थे, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं जो ये शाहबाज शरीफ हैं, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो एक अच्छा संबंध पड़ोसी के साथ हो, इसकी बात की हम लोग भी स्वीकार करते हैं और कल्पना करते हैं, और हम चाहते भी कि एक अच्छा संबंध स्थापित होना चाहिए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट पहले भी मैंने कहा है कि 2 समझौता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर के। एक तो शिमला समझौता है, एक लाहौर समझौता। शिमला समझौता 1972 में साइन हुआ था। 1971 में 1971 की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में पाकिस्तान की पराजय हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये भारत की यात्रा पे आए थे और शिमला गए थे, और वहीं पे 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में
शिमला समझौता साइन हुआ था। अब इसमें कुछ बातें की जो चर्चा किया गया जो आज भी प्रासंगिक है, चूँकि लाहौर डिक्लेरेशन में भी ये बात दोहराया गया कि हम शिमला समझौता को अक्षरशः अनुपालन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कहा गया कि दोनों देश के बीच में जो विवाद है वो अन्य देशों की मध्यस्थता को स्वीकार दोनों देश नहीं करेगा। तो शिमला समझौता में ये बात चर्चा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो हम दोनों मिलकर उसका सॉल्व करेंगे, तीसरे पार्टी का मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप याद कीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब इमरान खान जी थे तो वो डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इशू है उस इशू में आप मध्यस्थता कीजिए। भारत ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि ये शिमला समझौता का उल्लंघन है, क्योंकि शिमला समझौता में हमने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारे और आपके बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको हम लोग मिलकर समाधान करेंगे, कोई तीसरा पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सभी विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों देश के बीच में संबंधों का संचालन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के माध्यम से किया जाना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता का बराबर सम्मान करेंगे। विज्ञान और संस्कृति में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो ये सब बेसिक पॉइंट थी जो चर्चा किया गया था शिमला समझौता में। अब देखिए लाहौर समझौता 1999 में हुआ था। दोनों ही देश परमाणु सक्षम हो गए थे, पाकिस्तान भी हो गया था और भारत भी हो गया था। और उसके बाद लाहौर घोषणा पत्र हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पे भारत के प्रधानमंत्री बस से लाहौर की यात्रा किए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, काफ़ी आज भी चर्चा होती है उसकी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात को ये दोहराया गया कि शिमला समझौता को अक्षरशः लागू किया जाए, राइट। दूसरा ये है कि दोनों देशों के बीच में शांति और अस्थिरता और अपने लोगों के प्रगति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी चर्चा किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाहौर घोषणा में ये हुआ कि कुछ मुद्दा को डिसाइड किया गया कि हमारे और आपके बीच में ये इशू है, अगर हम बैठेंगे तो इस इशू को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कच्छ के रण में एक सर्किट जगह है, इस जगह को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार चर्चा चलती है। तो ये भी एक भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का इशू है। 96 किलोमीटर की लंबी पट्टी है, सर्किट की पट्टी। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो फाटा के एरिया जो है संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र फाटा के इशू को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में चर्चा चलती है, इशू है। चौथा आप देखिए कश्मीर का इशू है दोनों देशों के बीच में। पांचवा आप देखिए सिंधु नदी तंत्र का इशू है। तो इस तरह से 7 या 8 टॉपिक को डिसाइड किया गया, 7 या 8 इशू के पॉइंट को डिसाइड किया गया जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और शांतिपूर्ण तरीके से इन 8 बिंदुओं पे जब भारत और पाकिस्तान के लोग मिलेंगे, डिप्लोमेट मिलेंगे, तो उसके समाधान का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज भी देखिए भारत जो है आज भी अपने इसी पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि हम जो डिस्प्यूट है आपके साथ, ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम भी बिल्कुल चाहते हैं कश्मीर का मैटर सॉल्व हो, अन्य मैटर सॉल्व हो। तो भारत वर्तमान में एक पॉइंट रख रहा है कि आप आतंकवाद को रोक दीजिए, हम हर एक इशू पे आपके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले नो टेरर नो टॉक, आप टेररिज्म को रोकिए, हम आपके साथ हर एक इशू पे, हर एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे। कश्मीर पे भी बातचीत करना है, कश्मीर का भी एक समाधान निकलना चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद जो भी सर्किट मुद्दा है वो भी सॉल्व होना चाहिए, अन्य मुद्दा जो भी है उस पर भी सॉल्व होना चाहिए, सबसे पे बातचीत होना चाहिए। तो देखते हैं, हो सकता है कि नया इनिशिएटिव हो। और दूसरी बात क्या है कि व्यापार भी अब बढ़ना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों इशू है, सीडीएस पद के लिए सेवानिवृत्त व सेवारत दोनों अधिकारियों की विचार संभव। सीडीएस पद के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए न्यूज़ ये है कि सीडीएस जो हमारे विपिन रावत जी थे, हमारे देश के पहले सीडीएस थे, उनके बाद उनकी मृत्यु 8 दिसंबर को हुई थी एक प्लेन एक्सीडेंट में, जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। और उसके बाद किसी भी सीडीएस की नियुक्ति नहीं किया गया। तो सीडीएस जो है
अब चर्चा चल रही है कि सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की सीडीएस की नियुक्ति हो सकती है। सीडीएस का पद जो है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो दृष्टिगोचर हुआ था, दिखाई दिया था, वो दिखाई दिया था कारगिल युद्ध के समय में। कारगिल युद्ध जब भारत जीत गया, उसके बाद कारगिल युद्ध की समीक्षा को लेकर के एक समिति बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समिति बनाया था। इसे के सुब्रमण्यम समिति भी कहते हैं, इसे कारगिल समीक्षा समिति भी कहा जाता है, और इसको लीड किए थे सुब्रमण्यम। इसके निर्माण की सिफारिश 2001 के मंत्रियों के समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा भी किया गया, और कारगिल समीक्षा समिति जो 1991 में बना था, उसकी रिपोर्ट में भी सीडीएस के प्रोविजन की चर्चा किया गया। 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने भी कहा कि सीडीएस का पद होना चाहिए, और कारगिल समीक्षा समिति ने भी कहा था कि सीडीएस का पद होना चाहिए। 65 ईयर तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं, ये सब प्रोविजन है। अब देखिए सीडीएस का कार्य क्या है। सीडीएस का कार्य ये है कि तीनों ही सेनाओं के बीच में एक साझा रणनीति के तहत एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में मदद करती है। तीनों ही सेनाओं के मध्य एक प्रकार का समन्वय वर्तमान समय के अनुकूल परिस्थिति तथा प्रॉक्सी वार जैसी स्थिति में करती है, और रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करती है। रक्षा मंत्री का प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है, प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों था, कारगिल युद्ध के समय में इम्पोर्टेंट क्यों था। हमारे पास मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है। हमें एक ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो तीनों के बारे में अच्छे से जिसको जानकारी हो, और हमें एक ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो तीनों के साथ युद्ध के समय में तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। तो इसलिए सीडीएस को बनाया गया। सीडीएस युद्ध के समय में तीनों ही अधिकारी के साथ थल सेना अध्यक्ष या वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष तीनों के साथ मिल करके समन्वय के साथ काम करेगा। तो इसलिए ये समिति कारगिल समीक्षा समिति ने सिफारिश किया था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है। कई जगह आपको फंसाने के लिए ये दे देगा कि सीडीएस जो है प्रधानमंत्री का सैन्य सलाहकार होता है, ऐसा नहीं है। सीडीएस रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट अपने आप में। आपको आर्टिकल 19A के तहत मौलिक अधिकार मिला हुआ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं। और दूसरी तरफ यानी आप अपनी बात को रख सकते हैं, और बात को रखने के लिए स्पीकर की भी आवश्यकता है, तो स्पीकर के माध्यम से भी अपनी बात को आप रख सकते हैं। यह आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ। दूसरी तरफ आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, और जीवन के अधिकार में आपको ध्वनि, एक लिमिट ध्वनि का भी अधिकार होता है। जीवन के अधिकार का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। इसको अगर आप देखिएगा मेनका गांधी वाद के बाद इसमें लगभग 48 प्रकार के अधिकार को शामिल किया गया। आर्टिकल 21 में लगभग 48 प्रकार के अधिकार हैं, जिसमें सोने का अधिकार, यानी आप सो रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। इस तरह से कई सारे अधिकार हैं। तो एक तरफ 19 में वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, और दूसरी तरफ 21 में जो है कि आपको जबरन ऊंची आवाज़ नहीं सुनाई दे, इसका भी अधिकार एक तरह से है। जीवन के अधिकार में ये चीज़ें भी शामिल हैं। तो बेसिकली जो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसको लेकर के देश भर में मैं देख रहा हूँ लगातार आवाज़ें आ रही हैं कि इस तरह का ध्वनि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके सिटी वगैरह में काफ़ी होता है। पटना में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ध्वनि पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और नॉइज़ पोल्यूशन एक मेजर पोल्यूशन हो रहा है। WHO ने भी इसको लेकर के चेताया है कि नॉइज़ पोल्यूशन एक लगातार वर्ल्ड में बढ़ रहा है, और लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में इसका विकृत रूप काफ़ी होने वाला है, काफ़ी ये हानिकारक होने वाला है नॉइज़ पोल्यूशन। इसको रोकने का प्रोविज़न भी भारत के जो एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसमें किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण का कितना मात्रक होना चाहिए ये डिसाइड किया गया कि यानी आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे कितना मैक्सिमम ध्वनि हो सकता है, आप अगर किसी पर्टिकुलर दूसरी जगह रहते हैं तो वहाँ पे कितना ध्वनि हो सकता है, इसको डिसाइड किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बावजूद इसका अनुपालन नहीं होता। दिक्कत इस बात की है
कि मापक भले ही बनाया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया में इतना ध्वनि हो सकता है, इससे ज़्यादा ध्वनि नहीं होगा, अगर होगा तो उस पर फाइन किया जाएगा, लेकिन इस बात का अनुपालन नहीं होता। देखिए ये मेजरली ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सड़क किनारे गहन पौधारोपण से रोका जाएगा धूल प्रदूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एयर पोल्यूशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार हमने चर्चा किया है। देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले 1-2 दिन में, 1-2 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रिटेन के पीएम मॉरिस जॉनसन, आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि 26 जनवरी को भी हमने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना महामारी जिस तरह से फैल गया था, 26 जनवरी आई थिंक 2021 को हमने आमंत्रित किया था और कोरोना महामारी उस समय में काफ़ी फैल गया था, तो उसके बाद उनकी यात्रा अंतिम मोमेंट में टल गई थी। और उसके बाद वर्चुअल समिट 2021 में भी पीएम मोदी के साथ किए थे बोरिस जॉनसन, और 2022 में तो डायरेक्टली वो इंडिया आ रहे हैं, यहाँ पे समिट करेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ब्रिटेन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम जो है, ब्रिटेन हमारा एक लार्जेस्ट सहयोगी था यूरोप में, और जिस तरह से यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ, तो उसके बाद हमारे लिए एक नीति यह है कि हम यूरोपीय यूनियन के लिए अलग पॉलिसी लाएं और हम ब्रिटेन के लिए पर्टिकुलरली अलग पॉलिसी लाएं, ये चर्चा हो रही है। तो बोरिस जॉनसन जी जो इंडिया आएंगे, भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम एक स्पेशल, चूँकि पहले यूरोपीय यूनियन में ही ब्रिटेन शामिल था, तो हम एक सिंगल पॉलिसी हमारा रहता था यूरोपीय यूनियन के प्रति। अब यूरोपीय यूनियन से बाहर चला गया ब्रिटेन, तो हमें ब्रिटेन के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, स्पेशल नीति बनाने की आवश्यकता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ब्रिटेन के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ढूंढ रहा है, राइट, तो इसलिए ब्रिटेन के लिए भी इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोरिस जॉनसन जी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया आने वाले हैं, तो ये मीटिंग आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इंडिया ब्रिटेन रिलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पेटी वगैरह में डायरेक्टली पूछ सकता है कि हुनर हाट की 44वीं हुनर हाट का या 40वीं हुनर हाट का कहाँ पे आयोजन किया गया, यहाँ पे कहाँ पे शुरुआत किया गया, तो मुंबई में किया गया। 40वीं हुनर हाट का आयोजन ये मुंबई में किया गया। बिजली पीएनजी चालित शमशान पे विचार करे राज्य, ये जो टॉपिक है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था और संसद के द्वारा एक कानून बना करके किया गया था, इसलिए इसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहिए, लीगल बॉडी कहिए, सांविधिक निकाय कहिए, क्योंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से एनजीटी की स्थापना किया गया। एनजीटी जो है स्पेशली एक्शन लेता है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर के एक्शन लेता है, और पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था, उसके बाद न्यूजीलैंड ने किया था और उसके बाद भारत ने किया। तो पर्यावरण से संबंधित विशेष न्यायाधिकरण को गठन करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती अदालत। अब शिक्षा के क्षेत्र में किसी व्यक्ति या किसी छात्र का अपेक्षित योग्यता क्या है नहीं है, इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट शिक्षण संस्थान को निर्देश जारी नहीं कर सकती है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। तो अच्छी बात है क्या। सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए गांव पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। अब देखिए चित्रकूट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहाँ पे इस बात की चर्चा किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह भी है, मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपको याद होनी चाहिए, मेंस में ये काफ़ी काम देता है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, जिसमें गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, कई अन्य चीज़ें हैं, और 169 टारगेट है, इसे हमें फुलफिल करना है 2030 तक। एजेंडा 21 के तहत इसे अपनाया गया है।
तो ये सब तो बेसिक पॉइंट है, 17 के 17 आप याद रखिएगा, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। कश्मीर में आतंकियों के हाथ में पहुंचा इरिडियम सैटेलाइट फोन। नॉर्मली अमेरिका का जो जवान होता था इस तरह का सैटेलाइट फोन, इरिडियम सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता था। ये काफ़ी दुखद स्थिति थी कि जिस तरह से अमेरिका वहाँ से एग्जिट हुआ था, अफगानिस्तान से अमेरिका एग्जिट हुआ था, वैसे कंडीशन में लगभग $80 बिलियन के अपने हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया। तो ये हथियार किसके हाथ में लगा? ये हथियार लगा तालिबान के हाथ में। तालिबान क्या किया है कि तालिबान कहीं न कहीं पाकिस्तान और तालिबान मिलकर काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में तालिबान काम कर रहा है। तो ये आशंका लगातार जाहिर कर रही थी कि तालिबान के हाथ में जो अमेरिका के आधुनिक हथियार लगे हैं वो कहीं न कहीं कश्मीर में यूज हो सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में कि वो कश्मीर में यूज हो रहा है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान के पास खाने को पैसा नहीं है, हो सकता है उसी आधार पर वो अपना हथियार पाकिस्तान को बेच दें। ऐसी कंडीशन तो हो ही सकती है, और तालिबान तो खुद एक आतंकवादी संगठन है। तो इसलिए लगातार ये मांग होती है भारत की तरफ से कि तालिबान का यूज जो है कश्मीर में ना किया जाए, कश्मीर में भारतीय हितों के संरक्षण तालिबान करे। अगर हम तालिबान को मान्यता देंगे तो उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ों को सिक्योरिटी लेंगे तालिबान से। उसमें एक सिक्योरिटी तो हम यह भी लेंगे कि आप कश्मीर में भारत के हितों को समझें और भारत के हितों की रक्षा करें। बहरहाल ये काफ़ी दुखद कंडीशन है, ये मैं समझ रहा हूँ कि तालिबान के हाथ में जो अमेरिकी हथियार लगा है उसका कश्मीर में प्रयोग हो सकता है, और ख़ास करके दुरुपयोग इसका हो सकता है। इस बात की पहले भी कई सारे राजनीतिक चिंतकों ने इस बात की चेतावनी दिया था। हिंदी है, हम इसको लेकर के ये दिया हुआ आज का मुद्दा पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं। आज विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को, और ध्वनि प्रदूषण जो है विश्व विरासत के लिए भी खतरा है। कई सारा प्रदूषण होता है, और प्रदूषण लगातार कहीं न कहीं, जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि एसिड रेन जो होता था कहीं न कहीं ताजमहल को धूलित कर दिया था, ताजमहल को कुछ जगह वो पीला कर दिया था। तो इस तरह से प्रदूषण कहीं न कहीं विश्व विरासत के लिए भी खतरा है, जो हमारी विरासत है। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान के संविधान को लेकर के चर्चा किया गया। फेमा नियमों में संशोधन से एलआईसी में 20% एफडीआई का रास्ता साफ। फेमा होता फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसमें संशोधन सरकार कर रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार एलआईसी का 20% शेयर बेचेगी, और 20% शेयर बेचेगी। सरकार जो है नॉर्मली जो एफडीआई करती है 2 रूट से करती है, एक तो गवर्नमेंट रूट से करती है, सरकारी रूट से करती है, और एक करती है ऑटोमेटिक रूट से। तो इसको जो 20% शेयर को सरकार जो बेचेगी ये बेसिकली ऑटोमेटिक रूट से करेगी, यानी कोई भी जाकर परचेज कर सकता है, इसको सरकार से परमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो फेमा एक्ट में संशोधन के बाद क्या हुआ है कि 20% एफडीआई का रास्ता साफ हो गया है, जो एलआईसी में सरकार करने चाह रही है। मोदी सरकार में बने 96 नए सार्वजनिक उपकरण, एक बार पढ़ सकते हैं। 5 साल तक कायम रहेगा यूपीआई का दबदबा। देखिए यूपीआई भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीआई का दबदबा न सिर्फ भारत में बढ़ेगा बल्कि विश्व में भी बढ़ेगा। अब हुआ क्या था, चर्चा क्यों हो रहा है यूपीआई का? तो इम्पॉर्टेंट यह है कि जिस समय में रूस में, चूँकि रूस वगैरह जो उसका अपना पेमेंट सिस्टम नहीं है, अमेरिकन पेमेंट सिस्टम यूज करता है वो लोग, तो वहाँ पे रूस यूक्रेन के बाद में जिस तरह से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तो वहाँ के काफ़ी लोग जो है एटीएम दौड़ रहे थे कि ताकि जल्दी से जल्दी पैसा निकाल सकें। तो अच्छी बात यह है कि भारत ने अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। आई थिंक विश्व का 7वां पेमेंट सिस्टम है यह। विश्व के कई देशों के पास अपना पेमेंट सिस्टम नहीं है, तो भारत विश्व में पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। देखिए श्रीलंका पे मैं एक डिटेल से डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा अलग से वीडियो बना करके। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, एक तो श्रीलंका अपने आप को डिफॉल्टर साबित कर दिया,
डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं लोगों का पैसा रिटर्न कर सकूं, चीन का पैसा रिटर्न कर सकूं या भारत का पैसा रिटर्न कर सकूं, ये मेरे पास पैसा नहीं है इतना। तो श्रीलंका अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया। किसी भी देश में जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि उसका रिसेंट इम्पैक्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है, वर्षों से चली आ रही है उस पर जो उसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या वर्षों की जो उनके साथ नीति रही है उस देश की, वो इम्पोर्टेंट होता है। 26 साल तक श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका को जिस तरह से चीन ने डेब्ट ट्रैप में फंसाया था, कर्ज देने की नीति में फंसाया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सेपरेट वीडियो बना करके मैं इंडिया श्रीलंका संबंधों को डिस्कस कर दूंगा, और श्रीलंका की आर्थिक कंडीशन जो है या इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों श्रीलंका में आया था, इस बात की भी मैं चर्चा कर दूंगा। चलिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।